चाहे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है या आप ऐसा फील कर पा रहे हैं कि मैं जो है फेल हो सकता हूं, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीसी एजुकेशन अप पर। आज हम जिस चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है कि हम बात कर रहे हैं कंप्लीट बायोलॉजी के डायग्राम। देखिए, सीबीएसई का रूटीन चेंज हुआ है, डायग्राम को बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप वहाँ ऑब्जर्व कर पाते हैं कि डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस उनका रहा है। तो वन शॉट में हम बात कर रहे हैं, लेकिन वन शॉट में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने आपको दो पार्ट में ये चीज़ कराई है। सेकंड पार्ट हम आज ये वाला जो वीडियो आप देखेंगे इसमें सेकंड पार्ट है और मैं कंप्लीट डायग्राम लूंगा। इससे पहले एक और पार्ट आ चुका है जिसमें हमने क्या देखा था, ये पीछे मैं आपको बता देता हूं। ये डायग्राम कुछ देखे थे, जैसे ये हो गया, ये डायग्राम हमने ऐसे यहां पर किए थे। उसके अलावा ये डायग्राम, कुछ डायग्राम थे। अब उसको हटा करके जब ये कंप्लीट कर लिया तो अब सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर के आए और इसमें कंप्लीट हो जाएंगे सारे डायग्राम। तो मैं बिना आपका समय बर्बाद किए आपके साथ बात करूंगा अगले डायग्राम पर, जैसे कि ये वाला आ गया है। पर एक बात मेरी आप जान लें तो ज़्यादा बेहतर है कि बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी 30, एक सेकेंड, बायोलॉजी 30 मार्क्स का आ रहा है। तो बायोलॉजी अगर 30 मार्क्स का आ रहा है तो आप इस बात को समझिए कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आउट ऑफ 80, 30 मार्क्स बायोलॉजी का है, 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स। इसी चैनल पर वीडियो पहले भी आ चुका है जहां पर सर, हमारे प्रियम सर, आपसे बात कर रहे थे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपने नहीं देखी है, वीडियो जरूर देखें। 4 दिन आपको मिले हुए हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है, तब भी आप अगर सही स्ट्रेटेजी से काम करें तो फिर स्कोर कर जाएंगे अच्छा। तो आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है ये पता हो क्या नहीं पढ़ना है। सही तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो फेल होने का तो चांस ही नहीं बनता और आप मार्क्स स्कोर करेंगे 60 या 70 प्लस आउट ऑफ 80 अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला। इस डायग्राम, देखिए कोई भी डायग्राम, जब हमने पिछली वीडियो भी ली तो हर डायग्राम पे इतनी सारी बातें कर ली कि लग रहा था चैप्टर पूरा लगभग रिवाइज कर लिया है। आप अगर वीडियो को क्लिक कर चुके हैं मतलब आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस डायग्राम पे थोड़ी बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं। सबसे पहली बात, ये डायग्राम किसका है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का डायग्राम है। इसमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हमें दिखा रखे हैं लगभग, और मेल और फीमेल दोनों का स्टेटस दिखाया हुआ है। मेल और फीमेल में एक ही एंडोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट होता है, वो होते हैं गोनेड्स, यानी कि मेल में होते हैं टेस्टिस और फीमेल में क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। एक बात। दूसरी बात सर, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, दोज ग्लैंड्स विच सिक्रीट, सिक्रीशन, उनका जो सिक्रीशन है उसको सिक्रीट करते हैं डायरेक्ट ब्लड में। इनके पास डक्ट नहीं होती हैं, तो ये डक्टलेस ग्लैंड भी कहलाते हैं, इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये अपना जो भी सिक्रीशन या हार्मोन डालेंगे वो डायरेक्ट ब्लड में डालेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये भी बन गया कि इनके सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। एक एक करके बात करेंगे सारे डायग्राम की। पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से बच्चे दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, एक निकलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन और एक निकलते हैं सिक्रीटरी हार्मोन। सिक्रीटरी हार्मोन या प्रमोटिंग हार्मोन ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। हालांकि हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट भी है, और ब्रेन में कौन सा वाला हिस्सा, फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, हम ये बात पढ़ते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है और ये सारे ग्लैंड को रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी। मतलब हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं कि भाई अब तुम ये वाला हार्मोन सिक्रीट करो। सबसे ज्यादा जो वर्कलोड है वो पिट्यूटरी पे है, इसीलिए उसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड को रेगुलेट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि कब आपको हार्मोन रिलीज करना है, कब नहीं करना है। पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। जैसे आपके स्कूल में क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, या फिर प्रिंसिपल सर होंगे, मैम होंगी, या फिर एचआर होते हैं। विंग वाइज अगर हम डिवाइड कर ले तो एचआर होते हैं, हेड मिस्ट्रेस, एचएम वगैरह होते हैं ऐसे ना। उनके ऊपर भी एक पर्सन होता है, इसको मैनेजर कहते हैं या मैनेजमेंट कहते हैं। सो मैनेजमेंट इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। प्रिंसिपल पे आ जाए तो वो मास्टर ग्लैंड है और बाकी टीचर्स क्या हो गए, ग्लैंड हो गए। इस तरीके से डील कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस से मेनली निकल रहा है इनहिबिटरी और सिक्रीटरी हार्मोन। अब बात करिए पीनियल ग्लैंड की। पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों की लोकेशन ब्रेन में होती है, ये बात याद रखेंगे। पिट्यूटरी थोड़ा सा नीचे है यहाँ पर, जबकि पीनियल ऊपर की तरफ और बैक साइड में है। गेटिंग? पीनियल ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, मिलेटोनिन।
मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। हालांकि 10th के लेवल पर इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होती है, पर मैं फिर भी कर लेता हूं। ये क्या करता है, स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है। मतलब आपकी 24 आवर रिदम जो है, डायर्नल रिदम, उसको कंट्रोल करता है। सर कैसे कैसे वर्ड बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, मेरी बात और ध्यान से सुनिए, मैं हिंदी में कह देता हूं। आप जैसे मान लीजिए 10 बजे सोने वाले हैं, अर्ली स्लीपर हैं, तो आपको 10 बजते ही क्या होने लगती है, नींद आने लगती है। इसका कारण यह है कि आपका पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन को ठीक 10 बजे सिक्रीट करना शुरू करता है। हालांकि आप एडजस्ट करें तो धीरे धीरे हार्मोन का लेवल या हार्मोन के सिक्रीट होने की टाइमिंग एडजस्ट हो जाती है, बट आपको कब सोना है कब जागना है, नेचुरल तरीके से जो कंट्रोल है वो पीनियल ग्लैंड के हाथ में है। अगली बात है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके सिलेबस में, वैसे तो ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, पर आपके सिलेबस में मेन हार्मोन दे रखा है जिसको हम कहते हैं GH या ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। आप पहले छोटे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते गए, उम्र भी बढ़ी और आपकी हाइट, बोन्स की लेंथ वगैरह सारी बढ़ गई, मसल ग्रोथ भी हुई है। सो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बोन्स और मसल को ग्रोथ या डेवलप कराने में हेल्प करता है आपकी। अब इसके डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। भाई ग्रोथ हार्मोन से दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, बिकॉज यहां कंडीशन ही दो आती हैं। एक कंडीशन तो ये आ गई, या तो ग्रोथ हार्मोन हाई सिक्रीट हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा सिक्रीशन अगर होगा तो एक कंडीशन बनेगी, और अगर लो सिक्रीशन यहां पर हुआ तो भी एक कंडीशन बनेगी। क्या वो कंडीशन बनती है, देख ले। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो जाता है तो कंडीशन आती है गाइगेंटिज्म, यानी कि कोई भी पर्सन हद से ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अननेसेसरली। और लो सिक्रीशन हो तो फिर क्या होती है, ड्वार्फिज्म हो जाती है। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है शॉर्ट, यानी कि उनकी हाइट बहुत कम रह जाती है, जिसको हम आम भाषा में बौने कहते हैं, है ना, बौना शब्द आप यूज करते हैं। तो इस तरीके का कंडीशन रहती है। अगर ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर निकालें, ज्यादा सिक्रीट है तो गाइगेंटिज्म और लो सिक्रीशन है तो ड्वार्फिज्म। ऐसे ही मैं कंप्लीट बात करूंगा। बीच में एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे जितने ग्लैंड हैं, इनके हार्मोन, इनके डिसऑर्डर, इनके फंक्शन कहीं पे सर एक जगह लिखे हुए मिल जाते तो अच्छी बात हो जाती, हमें रिवीजन अच्छा हो जाता। तो भाई आपके पास फिर थोड़ी सी मेहनत करनी है, और मेहनत भी कुछ नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है NPC एजुकेशन हब नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैंने पिन करा दिया है। बाकी क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जाकर अगर सर्च करेंगे NPC एजुकेशन हब, तब भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। टेलीग्राम पे इस समय इतनी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि 3 या 4 चीजें जो वहां भेजी गई हैं PDF, अगर आपने कर लिया, आपके 80 आउट ऑफ 80 आने की पूरी संभावना हो जाएगी, अगर आप गलती ना करें तो हमने 3 ग्लैंड की बात कर ली, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। ऑल्दो जब आप अपनी हायर क्लास में आएंगे तो यहाँ 2 नाम होते हैं, T3 और TH, पर मैं आपको 10th के लेवल पे पढ़ा रहा हूं, तो मैंने PhD तो करानी नहीं है, आपको 10th का लेवल पढ़ाना है, ताकि आपके 80 आउट ऑफ 80 या पूरी पिक्चर देखें तो 100 आउट ऑफ 100 आ जाए साइंस में। अगर मैं बायोलॉजी का पार्ट देखूं तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि 30 मार्क्स का जो है बायोलॉजी आपका रहेगा, पूरे 30 आपको स्कोर करने हैं, ठीक है। 2-3 वीडियो में पूरी बात हो जाएगी। सो थायरोक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड। कहां प्रेजेंट होता है, नेक में प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के जस्ट पीछे। व्हाट इज लैरिंग्स सर, लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स जिससे आपकी आवाज निकलती है। थायरोक्सिन ग्लैंड के लिए सबसे जरूरी बात सुन ले जरा, जो क्वेश्चन ज्यादातर बनता है, एक एलिमेंट नेसेसरी है, जरूरी है, वो है आयोडीन। आप जो नमक खाते हैं सफेद कलर का, है ना, व्हाइट कलर का, व्हाइट सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड आप लेते हैं, वो आयोडाइज सॉल्ट होता है। इसलिए टाटा सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट अगर देखेंगे तो पीछे लिखा होता है दिस इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। अगर आपका सॉल्ट आयोडाइज्ड नहीं है, इसका मतलब आपको सॉल्ट चेंज करने की जरूरत है। तो हम नमक के सारे क्या करते हैं, आयोडीन लेते रहते हैं, और आयोडीन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड को प्रमोट करती है। अगर थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन ठीक से रिलीज ना हो तो डिसऑर्डर क्या हो जाएगा सर, फिर डिसऑर्डर होता है ग्वाइटर। आपने देखा, उसको हिंदी में घेंगा कहते हैं, गला फूल जाता है ना, ऐसा लगता है सूज गया हो। तो ये एक डिसऑर्डर है किसका, थायराइड ग्लैंड का। सब कुछ लिखने की मैं कोशिश करता हूं, बट थोड़ा सा ये है कि पॉसिबल कई बार यहाँ नहीं हो पाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो ज्यादा फायदा मुझे लगता है मिलेगा। बाकी आप देखें, फिर अगला ग्लैंड इसी रो में मिलता है एडिनल ग्लैंड। आप देख रहे हैं ये कहां प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। किडनी के ऊपर होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सुपरा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुपरा रीनल ग्लैंड, यानी सुपरा का मतलब होता है ऊपर, सुपीरियर से निकल के आ रहा है सेंस,
तो रीनल जो है टर्म ये किडनी से रिलेटेड होती है। किडनी के ऊपर अगर कोई ग्लैंड प्रेजेंट है उसको कहते हैं सुपरा रीनल ग्लैंड। ठीक, एक बात। दूसरी बात, इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? तो सर इससे हार्मोन निकलता है एड्रेनालिन। अगेन मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे आप में से बायोलॉजी लेंगे 11th में तो वो ये ना कहें कि मास्टर साहब को कुछ नहीं आता था, उल्टा सीधा पढ़ा रहे थे। बेटे हम कम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको उतना ही जितना आपका लेवल है। यहाँ पे लगभग 4 हार्मोन रिलीज होते हैं, पर कोई मतलब नहीं उनका। 10th में जब भी पूछेगा आप कहोगे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन सिक्रीट होता है सॉरी, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट होता है। एड्रिनल ग्लैंड का सर दूसरा नाम बता दीजिए मुझे। दूसरा नाम होता है इसका, दूसरा नाम इसका क्या है? इमरजेंसी ग्लैंड। और इससे निकलने वाले हार्मोन को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। क्योंकि मान लीजिए 3 कंडीशन होती है जिसे हम FFF कहते हैं। FFF कंडीशन में आपकी बॉडी में एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट होता है। 3 F कौन कौन से हैं? एक है फाइट, दूसरा फ्लाइट और तीसरा है फ्राइट। कौन सा वर्ड बोला मैंने? सर जी यहाँ पे दिखा दो, मुझे लिख करके दिखा दो। ये देखिए, फाइट यानी लड़ाई झगड़ा कहीं पे हो जाए। फ्राइट मतलब आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा हो, स्कैरी कुछ देख लें आप या महसूस कर लें। और अगला है फ्लाइट, जैसे कि मैं छत पे आपको ले जाऊं, ताजमहल की छत पे जबरदस्ती चढ़ा दूं और वहां से धक्का दे दूं, तो ये क्या हो गया? फ्लाइट हो गया उस समय पे। या जब आप फ्लाइट का, ये तो एक बहुत ही बेकार सा तरीका मुझे लगता है, जानलेवा तरीका, पर अगर आप प्लेन में कभी बैठे हैं या बैठेंगे तो महसूस करेंगे जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करेगा आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट में ना कुछ अजीब सा हो रहा है। इसको सब लोगों ने महसूस किया है झूला झूलते वक्त, है ना। झूले पे जब हम होते हैं तो हम क्या फील करते हैं कि जैसे हमारे पेट में कुछ दिक्कत हो रही है या अजीब सा लगता है एकदम जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, क्योंकि वो फ्लाइट कंडीशन होती है। तो एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है और एड्रेनालिन हार्मोन आपको प्रिपेयर करता है फॉर दी इमरजेंसी कंडीशंस। ये तीनों ही इमरजेंसी हैं। कोई आके आपके साथ झगड़ा करने लगे, इमरजेंसी है, आप भागना चाहेंगे। और फ्राइट की बात करें, डर, कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, झूले पर झूल रहे हैं, प्लेन में बैठे हुए हैं, या फिर पापा का डर लग रहा है, मम्मी का डर लग रहा है, बोर्ड एग्जाम का डर लग रहा है, तब भी एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। और तीसरा जो हो गया हमारा फ्लाइट हो गया, यानी कि हम कहीं से ऊंची जगह से कहीं नीची जगह पर आ रहे होते हैं। तो तीनों कंडीशन में हमारे पास एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। मुझे लगता है मैंने कंप्लीट इसकी पिक्चर आपको दिखा दी है ग्लैंड से रिलेटेड। अगला ग्लैंड हमारे पास, क्योंकि मैं फीमेल पर बात कर रहा हूं, सो ओवरी मिलेगा। मेल पे बात करते तो क्या मिलता हमको? टेस्टिस मिलता बच्चों। ओवरी की बात कर रहे हैं, ओवरी। अब जगह हमारे पास रहती नहीं है, बड़ी दिक्कत है। मैं अगली स्लाइड लेता हूं। अगली स्लाइड पे आपको ओवरी के बारे में बताता हूं। ओवरी के बारे में सुन लें भैया। ओवरी जो होती हैं वो पहली बात तो पेयर होती हैं, 1 पेयर प्रेजेंट होती हैं। दूसरी बात फीमेल में प्रेजेंट होती हैं। तीसरी बात, इनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। बच्चे मैं आपको एश्योर कर सकता हूं जितनी बात इन 3 या 4 वीडियो में बायोलॉजी के आएगा यही आपके एग्जाम में आएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं ओवरी में। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी हो जाएंगे, तो मेल के क्या होंगे? कमेंट बॉक्स में लिखें जरा, मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? आप लिखिए, मैं पीछे चल के बताऊंगा। 1 पेयर फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पहला काम क्या है इनका? टू प्रिपेयर फीमेल गैमीट, टू प्रिपेयर फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट बनाना इसका काम है, प्रिपेयर करना। दूसरी बात, सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल के 2 मेन सेक्स हार्मोन होते हैं बच्चों, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन की बात करें तो कब सिक्रीट होता है? ऑल द टाइम सिक्रीट होता है, क्योंकि ये क्या करता है? गैमीटोजेनेसिस कराता है। हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, गैमीटोजेनेसिस में भी कौन सी चीज कराता है? oogenesis। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड द फीमेल बॉडी। गेटिंग? सो ऑल टाइम होता है। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में कोई खास बात है, ये ले लें जरा। प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ प्रेगनेंसी के समय पर रिलीज होता है, यानी कोई वुमन प्रेग्नेंट है तब उसकी बॉडी में क्या रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा। तो ओवरी से ये पूरी बात मैंने कर ली। इसको जनरली हम क्या कहते हैं? गोनेड्स कहते हैं। अगर बोर्ड वाला, एग्जामिनेशन वाला बोर्ड पेपर में अगर उसने गोनेड्स वर्ड यूज कर लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज आप जानते हैं गोनेड्स हम ऐसे ग्लैंड को कहते हैं जो सेक्स हार्मोन रिलीज करें। फीमेल में ओवरी हो जाएंगी, मेल में टेस्टिस हो जाएंगे। वेरी गुड। आगे हम बात करते हैं, बिल्कुल प्योर स्टडी करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि समय जो है हमारे पास वो बेशकीमती है, बहुत ज्यादा और कम भी है। पैनक्रियास की बात करें तो बच्चे यहाँ पर 2 मेन हार्मोन रिलीज होते हैं, आपके सिलेबस में एक ही पढ़ाएंगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। मैं दोनों पे बात कर लेता हूँ। इंसुलिन आप क्या करते हैं? इंसुलिन के बारे में आप जानते हैं
कि ये करेगा क्या, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ क्या करेगा। इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा इंसुलिन। दूसरी बात, इसका डिसऑर्डर देख लीजिए। अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में कम रिलीज हो, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कम रिलीज हो तो कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि आपको डायबिटीज हो जाएगी, आप शुगर के पेशेंट हो जाएंगे अगर इंसुलिन क्या करे, कम रिलीज होने लगे तो ये एक डिसऑर्डर बन जाती है। पैनक्रियाज से रिलीज हो रहा है, ये बात हमने पढ़ ली, पीछे हम आ जाते हैं। और क्या था, अगला ग्लूकागॉन था। ग्लूकागॉन की अगर हम बात करते हैं तो देखें जरा, ग्लूकागॉन की बात करें तो ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। जबकि इंसुलिन क्या कर रहा था बच्चों, इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटा रहा था। आप ग्लूकोज लेवल पे ध्यान ना दें, ये भी ध्यान दें कि ब्लड में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको घटा रहा था, ये बढ़ा रहा होता है। इंसुलिन की मैं कहूं लो सिक्रीशन से क्या होने वाला है, आपको एक डिजीज होने वाली है, उसका नाम क्या रखा था अभी हमने, डायबिटीज मेलाइटस। ग्लूकागॉन के बारे में कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं जो हमें 12th लेवल तक पूछा जाए, तो मैं वहां डिस्कस नहीं कर रहा। पैनक्रियाज से रिलेटेड दो बातें मैं कर लेता हूं। पैनक्रियाज से रिलेटेड कहां प्रेजेंट होता है, सबसे पहला सवाल, बिलो द स्टमक, ये लोकेशन आ गई। और दूसरी बात, इसको हम कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड सर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके से फंक्शन करता है। इसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, यानी हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं, और दूसरी चीज क्या है, इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है, क्योंकि यहां से जूसेस भी सिक्रीट होते हैं, ठीक। तो सर इसका एंडोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, दो हार्मोन सिक्रीट करता है, उनका नाम क्या है, एक तो इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं इसी को लेके। और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैनक्रिएटिक अमाइलेज हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेजेस हो गया, एंड सो ऑन। मुझे लगता है पैनक्रियाज की पिक्चर क्लियर होती है, मैं पीछे चलता हूं। सो पैनक्रियाज, वी आर डन विद दी पैनक्रियाज। दो बचते हैं, एक है थाइमस और दूसरा क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो अब हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले थाइमस को लेकर के। थाइमस के रिगार्डिंग कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये हो गई सर कि ये कहां प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट की वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, कौन, थाइमस। दूसरी बात, हार्मोन का नाम सुनेंगे तो थाइमोसिन हार्मोन यहां पर रिलीज होता है। थाइमोसिन हार्मोन की अगर हम बात कर लें तो वो रिलीज होता है, ये हार्मोन का आप नाम देख पा रहे हैं, ठीक। आगे सुनिए जरा, आगे सुनेंगे ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी को मेंटेन करता है कौन, हमारे पास जो हमारा थाइमोसिन हार्मोन है, थाइमस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ये इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। अगली बात सुनिए, टाइम के साथ क्या करेगा, इट रिड्यूस इन साइज टिल प्यूबर्टी। देखिए छोटा सा बच्चा होता है, जब हम न्यूबॉर्न होते हैं उस समय थाइमस का साइज बड़ा होता है। जैसे जैसे हम प्यूबर्टी तक आते हैं, यानी 12, 13 या 10, 11 साल की एज तक आते हैं, थाइमस का साइज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो इम्यूनिटी को बनाने का काम है वो थाइमस से कौन टेक ओवर कर लेती है, बी लिम्फोसाइट सेल टेक ओवर कर लेती है। आपने जब ब्लड पढ़ा होगा तब आपने इस बात को पढ़ा होगा। सो कुछ जनरल पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट भी थे, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए या फिर नए एग्जाम में आएंगे। जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो थी वहां सर आपके साथ बोल रहे थे कि हमें कंप्लीट पढ़ना नहीं है, क्योंकि समय हमारे पास 4 दिन का है, साल भर का सिलेबस नहीं पढ़ सकते। हम सिर्फ वो क्वेश्चन आपको देंगे जो इंपॉर्टेंट है, या तो सीबीएसई एग्जाम में पहले आ चुके हैं बोर्ड में या आएंगे, उन्हीं पर बात होगी स्ट्रिक्टली। अगला जो हमारा ग्लैंड बचा था वो कौन सा बचा था बच्चे, पैराथायराइड ग्लैंड बचा था।
पैराथायराइड ग्लैंड पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के वेंट्रल साइड में पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, है ना, पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं कौन? पैराथायराइड ग्लैंड। किस ग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं? थायराइड ग्लैंड के वेंट्रल साइड में होते हैं पैराथायराइड। दूसरी बात सुनिए, ये होते हैं 2 पेयर, जबकि थाइमस कैसा होता है बच्चे? सिंगल होता है, यानी 1 होता है, सिंगल होता है, सिंगल। जबकि ये कैसे हैं? 2 पेयर, यानी कि 1 पेयर इन ईच थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे पास 2 थे, यानी पेयर थे। तो एक थायराइड ग्लैंड में कितने प्रेजेंट होंगे पैराथायराइड? 2। तो 2 अगर हमारे पास थायराइड है और एक में 2 पैराथायराइड है, तो टोटल कितना हो गया? 2 × 2 4। 4 का मतलब हो गया 2 पेयर। तो यहां पर ध्यान दें, अगर कभी एमसीक्यू बने तो पढ़ के सॉल्व करना। उसमें पेयर पूछा हो तो सही आंसर हो जाएगा 2, और अगर उसमें नंबर पूछा हो तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? तो पैराथॉर्मोन सिक्रीट करते हैं, पैराथॉर्मोन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक, ये किस में हेल्प करता है आपकी? तो ये जो हमारी हेल्प करता है वो करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, यानी मेन जो वर्ड आपने पकड़ना है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म में ये आपकी हेल्प करने वाला है। ये मैंने कुछ बातें आपके साथ की। एक चीज मुझे लगता है और छूट रही है, मेल में जो मेन हार्मोन वो था ग्लैंड, उसका नाम क्या था बच्चे? टेस्टिस। टेस्टिस को लेकर के कुछ पॉइंट पर हम बात करते हैं जो एग्जाम में हमारे पूछे जा रहे हैं बार बार। पहली बात है, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ग्लैंड, सॉरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, ठीक, मेल का। तो मैं कहूँगा प्रेजेंट इन मेल, प्रेजेंट इन मेल। दूसरी बात 1 पेयर। तीसरी बात स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस विच इज अ पार्ट ऑफ गैमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस विच इज अ पार्ट ऑफ गैमीटोजेनेसिस। देखिए, गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। पर अगर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट किस में हो रही है? मेल में, तो स्पर्म बनेगा, दैट्स व्हाई स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन गैमीटोजेनेसिस फीमेल में हो रही है तो क्या बनेगा? ओवम बनेगा, मतलब ऊजेनेसिस। मुझे लगता है क्लियर हो गया। गैमीटोजेनेसिस 2 हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। आगे बात करेंगे, इट सिक्रीट्स मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। और मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? आप सब जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इसका नाम हो जाएगा मेल सेक्स हार्मोन का। तो टेस्टिस के बारे में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन मेल, 1 पेयर, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स हेयर। अगली बात थी सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन। भाई ये सेक्स हार्मोन जो होते हैं इसी की वजह से प्यूबर्टी आती है, और हमारे भी जितने भी सेक्स ऑर्गन हैं, चाहे वो मेल के केस में पेनिस हो या टेस्टिस हो, इनकी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, मेल और फीमेल दोनों में ही, ये सेक्स हार्मोन की वजह से ही होती है। आगे हम चल रहे हैं, अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्या चीज़ जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि टेस्टिस इंपॉर्टेंट है। ये टेस्टिस आर प्रेजेंट इन, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक। इसी को और क्या कहते हैं हम? स्क्रोटम भी कहते हैं, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम हम इसको कहते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन में देख पा रहा था, बोर्ड में पूछा था कि वाई टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम, बॉडी से बाहर क्यों रखा इनको? क्योंकि बच्चे स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है एज कंपेयर्ड बॉडी। देखिए फॉर एग्जाम्पल समझें, अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए या तो हमें 34 टेम्परेचर चाहिए होगा या 35। अब बॉडी के अंदर रहते रहते तो ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सकता, इसीलिए टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखा जाता है ताकि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहे और स्पर्म के प्रोडक्शन पे कोई असर ना आए, स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहे। अगर आप वाकई यहां तक चले आए वीडियो में तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि मैं बिना कोई इधर उधर की बात किए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से डील करा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हम कर रहे हैं। क्योंकि बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं और वीडियोस में कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड का समय है तो हमें ज्यादा से ज्यादा कंडीशन उठानी है। और एक बात मैं आपसे कह देता हूं, डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो।
आपको लग रहा होगा कि भाई आपने अच्छी तैयारी कर रखी होगी तो आपको लग रहा होगा पता नहीं 80 आउट ऑफ 80 आएगा कि नहीं आएगा। आप अगर फेल होने की बातें अपने दिमाग में सोच रहे हैं तो निकाल दीजिए। जब तक एनपीसी एजुकेशन हब है आप फेल नहीं होंगे, भले ही आप हमसे ऑफलाइन जुड़े या ऑनलाइन जुड़े। प्ले लिस्ट बनी हुई है, यहाँ हम नीचे देखेंगे आप तो प्ले लिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लास 10th की प्ले लिस्ट है, सारी वीडियोस 2-2 बार देख करके चले जाइए, आप फेल नहीं होंगे, मैं इसकी गारंटी लेने को तैयार हूं। ठीक है, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना, खाली सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक, ये मैंने बीच में अपनी बात कह दी जो आपको लग रही हो, क्योंकि वीडियोस अब 4 दिन है हमारे पास, 3-4 दिन लगातार वीडियोस आएंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट। आप जरा पीछे आइए, जहां पर हम बात कर रहे थे ये चीज हमारी चल रही थी एंडोक्राइन ग्लैंड, मैंने कंप्लीट आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना अगर आपको लग रहा हो। ठीक है, देखिए जरा पहली स्लाइड ये थी, हाँ बच्चे ये देखिए स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, ये पूरी डेटा मैंने आपको दे रखी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले रहे होंगे मुझे उम्मीद है, आवाज वगैरह सब क्लियर है, देख लीजिए कुछ भी डेटा आपको लगता है। अब मैं आ गया हूं यहां पर बच्चे, ये क्या है रिप्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वहां से डायग्राम आ गए, कंप्लीट डायग्राम लेकर के आए आपके लिए। ठीक है, इस पर थोड़ी बात करें, मोटी बात जो थी, मोटी इन द सेंस ज्यादा बड़ी बात जो थी वो उसी डायग्राम पे थी, ये तो सिर्फ नॉर्मल बातें हो जाएंगी यहाँ पे। सबसे पहली बात आप मेरी सुन लें, क्या बात सुनेंगे आप मेरी, ये दे रखा है बाइनरी फिजन इन अमीबा। सबसे पहली बात आती है अमीबा में बाइनरी फिजन का मतलब क्या, बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है डिवीजन, यानी जब अमीबा में डिवीजन होता है तो कितनी सेल मिलती है हमको, 2 डॉटर सेल मिलती है, नंबर 1 नंबर 2। हालांकि फिजन जो है और भी तरीके का होता है, पर अमीबा में किसी भी प्लेन में क्या हो गया गले को, सॉरी, एक बात ये पूछी जा सकती है कि अमीबा में जो फिजन होता है वो किस प्लेन में होता है। ये एमसीक्यू बहुत अच्छा एमसीक्यू है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो आप कहेंगे एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में अमीबा क्या कर सकता है, फिजन कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ये आपने देखा, मुझे लगता है सिंपल बात थी, मैं आगे चल रहा हूं इसमें। अमीबा से और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे फूड, इनटेक ऑफ फूड जो होता है अमीबा में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एनगल्फिंग ऑफ फूड। अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बच्चे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना भाई तो लाइक यार कर देना, इससे क्या होता है जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमको लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया, किसी की हेल्प हो रही है, तो फिर मोटिवेशन आ जाती है। ठीक, अगली बात करेंगे रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। यहां मैं 2-3 बातें करूंगा आपसे। सबसे पहली बात, प्लेनेरिया किस ग्रुप का है, तो इसके फाइलम का नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये क्वेश्चन आया था 2017 में, सीबीएसई 2017 में आया था कि ये किस फाइलम का मेंबर है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज का, नंबर 1। दूसरी बात, अगर हम बात करें रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन कैपेसिटी और किस में होती है, रीजनरेशन कैपेसिटी और किस में होती है, तो उसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है हाइड्रा। जी, हाइड्रा में बडिंग तो होती है, साथ ही साथ हाइड्रा के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी भी है। अब जैसे मैं बात करूं टेल ऑफ लिजार्ड, पूरी लिजार्ड के पास नहीं होती है, लेकिन जो लिजार्ड छिपकली है उसकी पूंछ में ये कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। आपने देखा होगा किसी छिपकली का पूंछ कट जाए तो उसका पूंछ निकल आता है, मैंने ऐसी भी छिपकली देखी उसको 2 पूंछ निकली हुई थी। तो ये कैसे हो पाया, ये रीजनरेशन कैपेसिटी की वजह से हो पाया है। पूरी बॉडी में नहीं होता पर टेल में होती है। और हाइड्रा, ये 2 चीज आप इंपॉर्टेंट यहां से याद रखें। अब आपने देखा यहां पर कटिंग कैसी हुई है बच्चों, यहां पर कटिंग हुई है हॉरिजॉन्टल कटिंग, और आपने देखा कि जो भी पार्ट था उस पार्ट ने कंप्लीट इंडिविजुअल बना लिया। सो दिस वाज द एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक क्वेश्चन आप सैंपल पेपर या अपने प्री बोर्ड में पक्का टकराए होंगे, मैं गारंटी लेने को तैयार हूं। आप देखिए क्या क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कोई प्लेनेरिया है, अगर मैं उसको वर्टिकली कट कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं उसको कैसे कट करूं, इस तरीके से वर्टिकली कट करूं तो क्या होगा। सर लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो राइट वाले को बना लेगा और जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट वाले को बना लेगा, मतलब कि पूरा इंडिविजुअल फिर से बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि कटिंग सिर्फ ऐसे ही हो सकती है,
कटिंग आप वर्टिकल करें या हॉरिजॉन्टल करें, प्लेन एरिया हमेशा ही रीजनरेशन दिखाता है। उसमें जो भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लेन एरिया हूँ, मान लीजिए हूँ नहीं मैं प्लेन एरिया, फिलहाल आपको बता दूँ, फालतू में आप करें, यहाँ से कट कर लें अगर मेरे को, तो ये वाला जो लेफ्ट मेरा राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड को पूरा बना लेगा अगर मैं प्लेन एरिया हूँ तो, और मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड को कंप्लीट बना लेगा। सो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि अगर मैं कटिंग हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल करूं तो क्या होगा, तब भी आपका जवाब सेम है, यानी रीजनरेशन कैपेसिटी लॉस्ट नहीं होगी और रीजनरेशन होता रहेगा। आगे देखिए अगला डायग्राम मेरे पास क्या है, वो है बर्डिंग इन हाइड्रा। जो बात मैंने पिछली स्लाइड में कही मैं उसको रिपीट करूंगा यहाँ पर, और वो बात क्या है, वो बात ये है बच्चे कि हाइड्रा के पास पहले तो इसका ग्रुप देख लीजिए, यानी इसका फाइलम क्या है, तो इसका फाइलम है पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा इसका क्या है, फाइलम है। एक बात हो गई। दूसरी बात आप ये सुने, ये प्लांट नहीं है, एनिमल है, ये प्लांट नहीं है। हम बच्चे क्या करते हैं, हम इसको ग्रीन समझ लेते हैं, तो हम सोचते हैं क्या हो जाएगा, प्लांट। ठीक है, इसको आप देख लीजिए कि हम इसको ग्रीन समझ के सोचते हैं कि इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस है, पर ये भाई प्लांट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एनिमल है, लिख के ले लें मेरे से, ये एनिमल है और मल्टी सेलर एनिमल है। कैसा है, मल्टी सेलर एनिमल है। फाइलम मैंने इसका आपको बता दिया क्या है, सीलेंट्रेटा है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये बर्ड निकलना स्टार्ट हुई, बर्ड फिर से ज्यादा प्रोट्रूड कर गई, बाहर निकल आई, और ये बर्ड कैसी हो गई, मैच्योर बर्ड हो गई। मैच्योर बर्ड जैसे ही हो जाती है, इसका लास्ट स्टेप है, यहां से कटिंग हो जाएगी, और ये जो हाइड्रा है ये बिल्कुल इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह बिहेव करने लगेगा। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या था, री माने दोबारा, यानी अगेन, प्रोडक्शन मतलब क्रिएशन, दोबारा से नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक यहां पर ये नाम लिखा है टेंटिकल्स, इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन पूछ लेता है, टू कैच दी प्रे, टू कैच दी प्रे या कैप्चर फूड, अपने फूड को कैप्चर करने के लिए टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स के पास एक चीज और है, अगर जैसे इसके पास कोई इसका एनिमी आ रहा है तो टेंटिकल से ये उसको क्या कर सकता है, हिट भी कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। ये कैपेसिटी किसके पास होती है, हाइड्रा के पास होती है। अब हम आगे चल रहे हैं। आई होप भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते चले, मैं इसलिए आपको समय दे रहा हूं। अगला हमारे पास क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो सबसे पहली बात सर, राइजोपस क्या है, राइजोपस इज अ फंगस और फंगी। फंगस है या फंगी है, कुछ लोग इसको फंजाई भी बोलते हैं, बट नो मैटर, हमें अपना क्या करना है, हमें तो अपना कोर्स कवर करके नंबर पूरे लाने हैं। इसका दूसरा नाम बच्चे क्या होता है, इट इज अ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, मोल्ड एक जनरल टर्म है जो फंगस को दिया जाता है, क्योंकि ये ब्रेड पे ग्रो कर जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। अब कलर का पूछ लेते हैं, तो ब्रेड पहले अगर आपका व्हाइट कलर का है या ब्राउन कलर का है तो पहले कैसा हो जाएगा, वो पहले वो ग्रीनिश दिखाई देगा आपको, ग्रीनिश, और ग्रीनिश के बाद वो ब्लूइश होगा, और फाइनल जो उसका एंड है वो है ब्लैकिश। इस तरीके से अगर कोई ब्लैक हो गया है पूरा ब्रेड आपका, तो आप समझ लीजिए कि उसकी पूरी सरफेस को फंगस की कॉलोनी ने क्या कर लिया बच्चे, कवर कर लिया है। ये बात हो गई राइजोपस की स्पोर फॉर्मेशन की। एक चीज और देखें, ये स्पोर है, लेकिन जिस स्ट्रक्चर में स्पोर प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। अगर प्लूरल वर्ड है तो स्पोरेंजिया, और सिंगुलर वर्ड होता तो बच्चे क्या कहते हैं, हम स्पोरेंजियम कहते। ये बात हमने सीख ली, गेटिंग। आगे चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ, आप स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं भाई बच्चा। अगला डायग्राम है हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मुझे बहुत सारी इसमें बातें करनी है ताकि आपका एग्जाम बस बढ़िया हो जाए, कंप्लीट नंबर आ जाए। देखिए फ्लावर में दो तरीके के पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट भी दो हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दो हैं। यहां पर वेजिटेटिव को हम सपोर्टरी भी कह देते हैं ना, एसेसरी भी कह देते हैं। वेजिटेटिव पार्ट इसमें क्या है, पेटल्स और सेपल्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, स्टेमन और कार्पिल, या इसी को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। बहुत सारी कार्पिल और पिस्टिल जब जुड़ जाती हैं साथ में तो क्या नाम होता है, ये बात भी हम लिख लेते हैं भैया। बहुत सारे स्टेमन जब साथ में जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं एंड्रोइशियम, और जब बहुत सारी कार्पिल या पिस्टिल साथ में जुड़ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं,
गायनोइशियम। गायनोइशियम और जिम्नोस्पर्म को कंफ्यूज मत कर लेना। जिम्नोस्पर्म एक ग्रुप है ऐसे प्लांट का जिनके सीड नेक्ड होते हैं, उसके ऊपर कवरिंग नहीं होती। पर गायनोइशियम क्या है? इट इज द फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन अ फ्लावर, और उस फीमेल पार्ट की सिंगल यूनिट का नाम या तो कार्पेल या तो पिस्टिल। ऐसे एंड्रोइशियम क्या है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और उसकी सिंगल यूनिट का नाम है स्टेमन। पेटल और सेपल क्या होते हैं वो हम यहां पर देख लेंगे अभी। हालांकि जो पेटल और सेपल का फंक्शन है वो यहां डिस्कस कर लो। पेटल क्योंकि कलरफुल होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट्स को, या मैं कह सकता हूं पॉलिनेटर को। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम किसका होता है? पेटल्स का। और सेपल का काम क्या होता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, मैं कलर ले लूं जरा। सेपल्स का काम होता है टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन, अरे लो कलर ही चेंज करना पड़ेगा अभी। टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज, ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। मेरे साथ ये मसला है कि थोड़ा सा ये पूरा कवर हो जाता है, बट आप समझ रहे हैं कि मैं कंप्लीट देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज द फ्लावर बेसिकली। नाउ एक एक करके इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दो चीजें, एक एंथर और फिलामेंट, ये दो चीजें मिलकर के क्या बना रही हैं? स्टेमन। और स्टेमन का ग्रुप क्या कहलाएगा? एंड्रोइशियम। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस वन, पिस्टिल। पिस्टिल समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड कार्पेल। और ये किन तीन चीजों से मिलकर बना है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो ये पिस्टिल के तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये वाला जो पोर्शन है, जो लैंडिंग पोर्शन है, जहां पर पॉलिन ग्रेन आकर के लैंड करता है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिन ग्रेन है तो इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये लंबी सी लाइन जो जा रही है, मैं कलर चेंज करके आपके लिए ले लेता हूं। ये लंबा सा जो ट्यूब जा रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल, एंड दिस स्वेलन पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी। आई थिंक ये कंप्लीट हुई बात। उसके अंदर आप ये येलोइश देख पा रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या चीज होती है? एम्ब्रियो सैक। तो ध्यान दें, ओवरी में क्या क्या है? ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बच्चे? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, जहां पर कौन मिलेगा हमें? वहां मिलेगा हमें फीमेल गैमीट, नुन्नू बेबी मिलेगा हमें। वहां कौन मिलेगा? नुन्नू बेबी। नुन्नू बेबी का नाम क्या है? फीमेल गैमीट नाम है, ठीक है। और चुन्नू बेबी कहां मिलता है? चुन्नू बेबी मिलता है पॉलिन ग्रेन में। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पॉलिन ग्रेन मेल गैमीट है। मैं अक्सर ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूं पॉलिन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमीट, पॉलिन ग्रेन हैव मेल गैमीट। पॉलिन ग्रेन जब मैच्योर होगा तो दो मेल गैमीट बनाता है, मैं आगे बात करूंगा डिटेल में। बाकी पेटल और सेपल को लेकर चर्चा हो चुकी है। पेटल क्या करते हैं? क्योंकि ये कलरफुल होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ताकि क्या हो जाए? पॉलिनेशन हो जाए। और सेपल्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है भैया तो लाइक चिंगी पोंगी कर देना, और इसको शेयर जरूर कर देना, खास करके उन अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको कॉन्फिडेंस बायो में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि भाई साइंस बहुत टफ होती जा रही है। आगे बात करेंगे अगले डायग्राम पर, वो ये डायग्राम है, ध्यान से पढ़ लें। जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ऑन स्टिग्मा। पॉलिन कह दो या पॉलिन ग्रेन कह दो, कोई मुसीबत नहीं आ रही है। पॉलिन ग्रेन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर। जी, अगर माइक्रोस्पोर आ गया तो परेशान नहीं होना। पॉलिन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर। अब हुआ क्या कि जो हमारा स्टेमन था, ये वाली बात देखो जरा, एंथर था, एंथर स्वेलन पार्ट है। एंथर के अंदर कौन प्रिपेयर हो रहा है? पॉलिन ग्रेन बन रहे हैं। एंथर के बारे में कुछ बातें हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा कम रख रहा हूं। डायथीकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, मतलब एक एंथर में 4 चैम्बर होते हैं, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, जहां पर कौन बन रहा होता है? पॉलिन ग्रेन नाम का स्पोर बन रहा होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। अब पॉलिन ग्रेन किसी पॉलिनेटर की हेल्प से, फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट, तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली तो कहां बैठ गई? फ्लावर पे बैठ गई। अब फ्लावर पे जब वो बैठी और उसको अट्रैक्ट किसने किया? पेटल्स ने अट्रैक्ट किया था। पीछे हम देख पा रहे थे कलरफुल पेटल्स ने अट्रैक्ट किया, यहां पर आके बैठ गई। उसने नेक्टर सक किया और उसके पैरों से, उसके लेग से या उसकी बॉडी से क्या कर गए? पॉलिन ग्रेन स्टिक कर गए। फिर तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली, फ्लावर पे फिर बैठ गई। आपकी बार फ्लावर पे कहां बैठी है? स्टिग्मा पे। तो अब ये पॉलिन ग्रेन की पॉसिबिलिटी है कि पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे छूट जाए। नाउ विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और उसमें से क्या निकलेगी? पॉलिन ट्यूब निकलेगी। पॉलिन ट्यूब किस चीज का एक्सटेंशन है? आप अपनी हायर क्लास में पढ़ेंगे। इसमें कौन प्रेजेंट होता है? मेल जर्म सेल प्रेजेंट होता है, जो डिवाइड करके 2 गैमीट बनाएगा।
एक पॉलन में कितने गैमीट होते हैं बच्चों? 2 मेल गैमीट होते हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। जी हाँ, आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज। ओवरी की बात करेंगे। ओवरी ये स्वाइलन पार्ट था, इसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा था, मैं मार्क कर दूं दोबारा से। ये जो इतना हिस्सा है ये ऐसे बन के आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो चीज है दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या क्या प्रेजेंट है आपने ये चीज देख ली है कि भाई ये जो 3 ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। ठीक, ये वाला जो एंड है इसको कहते हैं चलाजल एंड। इसको क्या कहते हैं? चलाजल या चलाजा एंड। ये जो बीच में चीजें प्रेजेंट है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि ये 2 हैं पोलर न्यूक्लियाई, और जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो इनका एक और नाम पड़ता है, वो है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये बात हमने देख ली भाई एम्ब्रियो सेक्स से रिलेटेड। अब ये जो नीचे 3 चीजें दे रखी है ना, इसमें क्या कहते हैं? फीमेल जर्म सेल है, इसी का दूसरा नाम है एग सेल। एग सेल जो सेंटर में है ये तो एग सेल है, इसके अलावा जो 2 इसके साथ में प्रेजेंट होंगी उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें हम कहते हैं साइनरजिड्स। साइनरजिड्स कहते हैं। अब मेरा बड़ा मन हो रहा है कि मैं अगला डायग्राम देख लूं। आप इसमें से भैया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई कुछ नई चीज हमें मिल गई है। ठीक, आगे चल रहे हैं हम अगले डायग्राम पे। उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करूं। ये वाली जो मैं स्लाइड बना रहा हूं, अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जिंदा लिख के जाना, जिंदा, कि सर जी आपने कहा था इस वाली स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, नहीं आया। देखो जरा क्या है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तब भी हेल्प होगा। सुने, सबसे पहली बात स्टेमन। स्टेमन में है एंथर, एंथर में है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में है पॉलन ग्रेन, जिसको माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। पॉलन ग्रेन में है 2 मेल गैमीट। क्या प्रेजेंट है बेटा? 2 मेल गैमीट। भाई बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो अब कार्पिल या पिस्टिल, इसके 3 पार्ट थे पर मेरे काम का कौन सा है? ओवरी। ओवरी में है ओव्यूल। ओवरी में क्या है बच्चों? ओव्यूल। ओव्यूल में क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या है? मेनली एक फीमेल गैमीट जिसको मैं एग भी कहता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, एम्ब्रियो सैक में और भी चीजें थी, जैसे सबसे पहली बात एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स कितनी थी? एंटीपोडल सेल थी कितनी, मुझे आप ये बता दें। बस 3 सेल थी। ठीक है, पहले मैं सारी सेल लिख लेता हूं फिर उनका नंबर लिख दूंगा। उसके बाद बात करेंगे साइनरजिड सेल कितनी थी? साइनरजिड सेल। फिर हम बात करेंगे एग सेल, हालांकि मैं बता चुका हूं। उसके बाद हम बात करेंगे पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, इसी को हम क्या कह रहे थे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है असल में सेंट्रल सेल में। पिछला डायग्राम एक बार और देखें, ये जो जगह है ना, ये खाली नहीं है जगह, ये पूरी बड़ी सेल है, इसके 2 न्यूक्लियस हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एम्ब्रियो सैक पूरा है, इसमें 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, 6 सेल हो गई। 7वीं सेल कौन सी है? ये पूरी खाली जगह नहीं है, ये सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं। इसलिए एम्ब्रियो सैक को हम और क्या कह देते हैं? एम्ब्रियो सैक से एक और बात जुड़ी हुई है, वो क्या जुड़ी हुई है? एम्ब्रियो सैक होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। एमसीक्यू आने का बहुत तगड़ा चांस है जहां पूछेगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। अब 3 तो एंटीपोडल सेल होती हैं और ये कैसी होती हैं? हैप्लॉइड। 2 साइनरजिड सेल होती हैं, वो भी कैसी होती हैं? हैप्लॉइड, यानी इसमें आधे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एग सेल कितनी होती है? 1, वो भी कैसी है? हैप्लॉइड। पोलर न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? N+N होती है। पोलर न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? N+N होते हैं, क्योंकि यहाँ 2 न्यूक्लियाई हैं और दोनों ही क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक, बात समझ आ गई। अब आगे सुनिए अगली बात। अगला जो मेरे पास पॉइंट है वो ये है कि सर डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? पूरी बात कर लेंगे, आपको लगेगा कि बायो मजा आ रही है। डबल फर्टिलाइजेशन, अगर मजा आ रही है तो कमेंट भी करना, हाँ हम आपका कमेंट पढ़ेंगे कि मजा आ रही है। ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कोई 2 इवेंट होते हो, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन और दूसरा क्या होता है? सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब सुनिए क्या होता है। एक मेल गैमीट, क्योंकि मेरे पास मेल गैमीट तो 2 हैं, एक मेल गैमीट जो कि क्या है? एन है, ये फर्टिलाइज करता है एग सेल के साथ, और एग सेल भी कैसी है? एन है, उधर लिखा हुआ है। ये दोनों क्या करते हैं?
ये दोनों मिलकर के फ्यूज होकर के बनाते हैं जायगोट। जायगोट कैसा हो जाएगा 2n, भाई n प्लस n क्या हो गया 2n। जायगोट के आगे की जनरेशन में लिख देता हूं, फिलहाल उससे पहले ये समझें ये है फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। जायगोट से आगे की कहानी है एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे क्या होता है बेबी प्लांट। बेबी प्लांट जो कहां प्रेजेंट होता है, सीड में प्रेजेंट होता है बेसिकली, या मैं कहूं एम्ब्रियो सीड में प्रेजेंट होता है। सीड को जमीन में डालो तो एम्ब्रियो हाथ पैर फैलाता है, पहले बेबी प्लांट बनता है फिर बड़ा प्लांट बनता है। तो एक स्टेप तो ये हो गया जिसको हमने कहा सिनगैमी। दूसरा स्टेप सुनिए, दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे फर्टिलाइजेशन में, पहला तो ये हो गया, दूसरा सुनिए, यहां पर एक और मेल गैमीट है, क्योंकि 2 मेल गैमीट हमारे पास प्रेजेंट थे, मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है वहां पे। ये किससे फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से करेगा, जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। पोलर न्यूक्लियाई कैसा है n+n, इसके रिजल्ट में बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनता है, या इसको कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। सोच के बताना, एक n, दूसरा n, तीसरा n, 3 n मिलकर के क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो जाएगी बच्चों, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हो जाएगी 3n। सर जी ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये क्या बन जाता है आगे चल के, रिजर्व फूड बन जाता है, रिजर्व फूड बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए और एक अच्छी बात, वो क्या है, वो ये है कि एम्ब्रियो और रिजर्व फूड ये दोनों चीज कहां मिलेंगी आपको, सीड में प्रेजेंट होती हैं। ओफो ओफो भाई मजा आ गया, पूरी स्लाइड में मजा आ गया। मेरे को बहुत सारे डाउट थे, क्लियर हो गए। एक चीज लिखने को रह गई, मैं लिख देता हूं, ये वाला फ्यूजन क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन। यहां हम ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, एक तो मेल गैमीट का और 2 कहाँ के, पोलर न्यूक्लियाई वाले, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। आप इसको उड़ा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भाई गदर कट चुका है, बहुत अच्छे लेवल से हमने बायोलॉजी समझ रहे हैं। अगला डायग्राम देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, पहले हमने फ्लावर देखा, पार्ट देखे, फिर हमने फ्यूजन देखा, डबल फर्टिलाइजेशन देखा। अब कौन होगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि कौन बन गया, सीड बन गया। पीछे हमने स्लाइड पे बना के भी दिखाया आपको। एक सीड के पास क्या क्या होता है ध्यान दें, ये जो है अगर मैं इसको डाइकोटिलिडनस सीड कहूं तो एक कॉटिलिडन तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। कॉटिलिडन क्या होता है, इसमें स्टोर फूड प्रेजेंट होता है ना। सीड 2 तरीके के होते हैं बच्चे, एक होता है मोनोकॉट जिसके पास कॉटिलिडन कितने हैं, सिंगल, और दूसरा क्या होता है बच्चे, डाइकॉट जिसके पास कॉटिलिडन कितने हैं, 2। आगे सुने, ये जो बीच वाला हिस्सा है एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं इसको, ये होता है, इसमें 2 पार्ट है, एक तो पिलोम्यूल है जो क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, यानी जब ये सीड जर्मिनेट होगा तो इसमें से जो प्लांट निकलेगा उसकी शूट स्टेम जो बनेगी वो किससे बनेगी, पिलोम्यूल से बनेगी। और जो नीचे वाला पार्ट है उसे कहते हैं रेडिकल, रेडिकल से क्या निकलेगी, रूट, यहाँ लिखा है फ्यूचर रूट। मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि भाई पिलोम्यूल से क्या निकलेगा, रेडिकल से क्या निकलेगा। फिर एक दिन मैंने सोचा कि R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट, मसला सॉल्व हो गया भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी कि रेडिकल से रूट निकलेगा और शूट किससे निकलेगी, पिलोम्यूल से। बच्चे शूट को हम स्टेम भी कहते हैं, ये बात जरा सी आप अपने मन में जहन में बिठा लें, ठीक। ये सीड का आपको मिल गया। ये यहां पर आप ओपनिंग देख पा रहे हैं। घर में ना क्या होता है, जैसे छोले बनने हो, मेरे मुंह में पानी आ गया सुनकर के छोले का। अभी छोले अगर घर में बनने हो तो मम्मा क्या करती हैं, रात को उन्हें भिगोने रख देती हैं, सुबह हम देखते हैं तो छोले का साइज बढ़ जाता है। कैसे, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कुछ अच्छे बच्चे समझ रहे हैं, उनके दिमाग में आ गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पर वाटर घुसा कहां से, सीड के अंदर। ये एक ओपनिंग होती है, अगर आप इस फूले हुए चने को या छोले को देखेंगे तो यहाँ ओपनिंग दिखाई देगी, बिल्कुल इसी पोजीशन पे, नोक के पास, है ना, एक पीक पॉइंट के पास। इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो कहां मिलना था हमें, मैं आपके साथ चलता हूं, बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। ये देखिए, ये वाला हिस्सा तो कहलाया था चलाजल एंड, लेकिन ये वाली ओपनिंग जहां से पॉलिन ट्यूब एंटर करती है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। क्या कहते हैं बेटा इसको, माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइल एंड। ये ओपनिंग खुली रह जाती है सीड में। दूसरी बात सुनिए, साइनरजेट का फंक्शन क्या है। अब मैं कितना भी बताऊं, लगातार नए नए पॉइंट निकलते रहेंगे, क्या करा जाए। साइनरजेट का काम सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गाइड द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में पॉलिन ट्यूब कहां से, देखिए पॉलिन ट्यूब इतना घूम के ही क्यों आई, डायरेक्ट क्यों नहीं घुस गई, क्योंकि ओपनिंग है ही नहीं, ओपनिंग नहीं है। तो कहां से आएगी, माइक्रोपाइल एंड से आएगी। यहां मिलेगा कौन, साइनरजेट। अरे द्वारपालो, ऐसा गाना सुना, तो द्वारपाल खड़े हैं 2,
दो द्वारपाल होते हैं और दो ही साइनर्जिड है। उनके अंदर होता है फिलिफॉर्म एपरेटस, एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये सेल है मान लीजिए, तो यह इस तरीके से जिगजैग होता है, इसको कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। इसकी हेल्प से क्या हो जाती है, पॉलन ट्यूब को पता चलता है कि मुझे कहाँ जाना है, और पॉलन ट्यूब क्या करेगी, यहाँ पर मेल गैमीट को छोड़ देगी। मेल गैमीट आगे का सफर तय करते हैं अपने आप। ठीक है जी, तो ये बात मुझे लगता हो गई। ये स्लाइड आपने ले ली, ये वाला डायग्राम हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि अब हमारे पास कुछ स्लाइड बची हुई हैं जहां पर ये बात कर लूं मैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से मेल वाला पार्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से सुनिए क्या क्या मैं इसको बता रहा हूं आपको। पहली बात ये है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहला क्वेश्चन कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन, प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है, ये वर्ड पूछा गया था। दूसरी बात सुनिए, एक एक पार्ट को यहां पर लेबलिंग बड़े अच्छे से देख के जाएं, क्योंकि लेबलिंग करने को आ सकती है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जैसे लेबलिंग कर दी, अब वो कह दे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन बताओ, यूरेथ्रा का फंक्शन बताओ, तो मैं सारे फंक्शन यहाँ बता देता हूँ, लेबलिंग ऑलरेडी करी हुई है। गेटिंग मेरी बात? ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, मैंने आपको पीछे भी बताया था जब मैं हार्मोन पढ़ा रहा था वो एंडोक्राइन, तो ये है स्क्रोटम और ये है टेस्टिस। टेस्टिस किस में प्रेजेंट है, इस बड़े से पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का काम क्या होता है, टू मेंटेन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम रखना। और क्यों रखना है भाई, क्यों रखना है, ताकि गैमीटोजेनेसिस अच्छे से हो। और गैमीटोजेनेसिस में अगर स्पर्म बन रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रमोट करने के लिए ये काम किया जाता है। अब आगे सुनिए, अगला पार्ट जो हमें मिला वो टेस्टिस मिल गया। मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, टेस्टिस पे मैंने बात की है पिछली स्लाइड में, तो अगर आप वीडियो स्किप करके देख रहे थे तो भाई जाके देखो, वहां टेस्टिस पे कंप्लीट डिटेल में बात है। आगे चलिए, इंपॉर्टेंट बातें पकड़ते हैं बस। वास डिफरेंस की बात कर लेते हैं। वास डिफरेंस क्या होती है, एक ट्यूब होती है विच कैरी मेल गैमीट, और मेल गैमीट का नाम ह्यूमन के केस में क्या होता है बच्चे, स्पर्म नाम होता है, या स्पर्मेटोजोआ भी कई बार देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे यहां पर यूरेथ्रा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा, तो ये मेल में दो काम करता है। पहली बात तो पास यूरिन आउटसाइड द बॉडी, पास यूरिन आउटसाइड द बॉडी, पास यूरिन आउटसाइड द बॉडी। तो यूरेथ्रा बॉडी से यूरिन पास आउट करता है, क्योंकि मेल में ना एक ही ओपनिंग है, यूरिन पास आउट करने के लिए भी और गैमीट डिलीवर करने के लिए भी, जबकि फीमेल में दो अलग अलग ओपनिंग होती हैं। यानी यूरिन पास करने के लिए फीमेल में अलग ओपनिंग होती है, और गैमीट पास करने के लिए या मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां पर होती है वो एक दूसरी ओपनिंग होती है, जिसको वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। गेटिंग? चलिए आगे सुनिए, एक काम तो ये हो गया, यूरिन पास आउट करता है। दूसरा काम सुने क्या होगा इसका, दूसरा काम जो होगा वो ये होगा, टू पास मेल गैमीट, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, मेल गैमीट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मेल गैमीट पास करने का काम यूरेथ्रा का होता है और यूरिन पास करने का मेल के केस में। नाउ टॉकिंग अबाउट पेनिस, पेनिस क्या होता है, पेनिस इज एन ऑर्गन विच हेल्प इन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का भी मतलब क्या है, पास मेल गैमीट इनटू द फीमेल बॉडी। तो पेनिस क्या करता है, इरेक्शन दिखाता है, और उसके बाद कपलेशन या मेटिंग के समय क्या होता है, मेल फीमेल बॉडी में स्पर्म को या मेल गैमीट को पास कर देता है। एज सच और कोई इसका फंक्शन नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, सबसे पहली बात समझिए, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है सिंगल, ओनली वन पेयर नहीं, ओनली वन। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरी बात इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन, इट्स सिक्रीशन लुब्रिकेट्स यूरेथ्रा। थोड़ी सी एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुने अगर आप, मेल में यूरेथ्रा दोनों काम कर रहा है, यूरिन भी पास कर रहा है और मेल गैमीट भी पास कर रहा है।
हमारा जो यूरिन होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है। तो अगर मेल ने यूरिन पास आउट किया, उसके थोड़ी देर बाद या बहुत कम समय के गैप के बाद वो मेल गैमीट पास आउट करे, यानी कपलिंग या मैटिंग पर जाए, तो मेल गैमीट अगर इसी ट्रैक से पास आउट हो गए तो मेल गैमीट की डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा का एनवायरनमेंट कैसा है? एसिडिक। किसकी वजह से? यूरिन पास आउट करने की वजह से। तो यहां पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है ये उसको लुब्रिकेट करता है यूरेथ्रा को, यानी कि उसके एसिडिक एनवायरनमेंट को खत्म करता है या न्यूट्रलाइज कर देता है। मेन बात ये है। अगली बात सुनेंगे भाई, अगली बात सुनेंगे। बुड़बक बोर हो रहा है का? बोर नहीं ना होंगे, जब पढ़ेंगे जब ही ना नंबर आएगा। सुनिए अब, सेमाइनल वेसिकल कितना होता है? 1 पेयर होते हैं सेमाइनल वेसिकल, और इससे क्या निकलता है? सेमाइनल प्लाज्मा। इसके सिक्रीशन को कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, और इसका काम क्या होता है जरा सुन लो। सेमाइनल प्लाज्मा का काम है टू प्रोवाइड नरिशमेंट एंड मोबिलिटी टू द स्पर्म। नरिशमेंट एंड मोबिलिटी टू द स्पर्म। जब स्पर्म टेस्टिस में पहले तो बनता है स्पर्म, फिर एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है, उसके बाद जब बॉडी से बाहर जाएगा स्पर्म, यानी कि फीमेल बॉडी में जाएगा, तो उस समय पे स्पर्म का जो कैपेसिटेशन है, यानी कि उसके मूव करने की जो टेंडेंसी या पावर है, और उसको नरिशमेंट यानी कि फूड की भी तो जरूरत होगी। बिना फूड के स्पर्म को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो मूव कहाँ से करेगा? तो इसकी हेल्प कौन करता है? सेमाइनल प्लाज्मा करता है। असल में ये 3 ग्लैंड होते हैं मेल में। एक होता है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा कौन सा होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आप अपनी हायर क्लास में पढ़ेंगे। तीनों ग्लैंड मिलकर के एक सिक्रीशन देते हैं। मेल बॉडी से जो एक्सक्रीट होता है ना, एक बात आप समझ लें, शायद आप ना जानते हो, मेल बॉडी से जो एक्सक्रीशन होता है वो स्पर्म नहीं एक्सक्रीट होते हैं खाली। मेल बॉडी से निकलता है व्हाइट कलर का थिक फ्लूइड, जिसको सीमेन कहते हैं। सीमेन में 2 चीजें होती हैं, एक स्पर्म होता है, एक तो स्पर्म होता है, और दूसरा क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा होता है। तो ये दोनों मिलकर के सीमन बनाते हैं, और मेल बॉडी से जो एक्सक्रीट चीज होती है, जो भी लिक्विड निकलता है थिक लिक्विड व्हाइट कलर का, वो क्या होता है? सीमेन होता है। इट इज नॉट द ओनली स्पर्म। मुझे लगता है इससे ऊपर जाने की हमें जरूरत नहीं है। यूरेटर क्या है? यूरेटर क्या है? यूरेटर आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में। यूरेटर क्या कर रहा है? किडनी से आ रहा है, और किडनी से कहां आ रहा है? ब्लैडर में आ रहा है। यहां पर क्या फिल करा हुआ है? यहां पर यूरिन फिल करी हुई है। मैं लिखता हूं, ये यूरिन फिल करी हुई है यहां पे। यूरिन का टेम्पोररी स्टोरेज होता था ना ब्लैडर, तो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। इसका कंप्लीट नेम है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं इसको, ये लूप बन के आ रही है सेमाइनल। वास डिफरेंस जो निकली, वास डिफरेंस निकल के लूप करती है यूरेटर के ऊपर, और फिर सारे सिक्रीशन लेकर के यूरेथ्रा बन जाती है, और फाइनली पेनिस से आउटसाइड द बॉडी ओपन करती है। आप इसको अगर फोटो लेना चाहते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, सॉरी, तो आप इसको ले सकते हैं। मुझे लगता है मैंने कंप्लीट बात डिटेल में आपके साथ की। बस 1-2 स्लाइड पर और बात करेंगे, हमारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। और ये 2 वीडियो बायोलॉजी के पूरे डायग्राम लेकर के चल रही हैं। आप मेरी बात पे यकीन करें, मेरा यकीन तो करें आप। अब देखिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर पूछा जाएगा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है बच्चे इन पेल्विस रीजन। इन पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन में बॉडी के प्रेजेंट होता है। अगली बात सुन ले जरा, लेबलिंग हो रखी है सारी, मैं बस ये बताऊंगा फंक्शन क्या है। ओवरी का काम सुनिए सबसे पहले, बताऊंगा ही नहीं ओवरी का तो, क्योंकि पीछे एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत बात कर ली ओवरी के ऊपर, पूरी मैंने थीसिस कर दी थी आपके लिए। अब सुनिए, ये जो 2 ट्रैक हैं, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है? ट्रांसफर फीमेल गैमीट फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। लेकिन मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए? तुम कहाँ ठहर गए? फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। भाई कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है, अगर है ना, 1.5 करोड़ रुपए का ये क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फीमेल बॉडी में। आप ऐसा करो, 2% जो है 1.5 करोड़ का, वो मेरे को सेंड कर देना, मैं नंबर दे दूंगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में होता है? बात समझे इसको, बड़ा क्वेश्चन था। अगली बात सुनेंगे, यूट्रस। यूट्रस क्या है?
इसको कहते हैं इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होती है यूट्रस की, उल्टे नाशपाती की तरह। यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है बच्चों, यूट्रस में होता है। यानी कि जब मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो वो इम्प्लांट कहाँ होगा, क्योंकि 9 मंथ का टाइम है ना गेस्टेशन पीरियड, तो वो यहां पर यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी वॉल में होता है मैं ये भी ऐड कर देता हूं, हालांकि इतना डीप में पूछेगा नहीं, लेकिन बोर्ड पे मुझे कतई भरोसा नहीं है। एंडोमेट्रियम वॉल में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है। यूट्रस की 3 दीवारें होती हैं, लेकिन सबसे अंदर वाली दीवार कौन सी है, एंडोमेट्रियम, जहां पर इम्प्लांटेशन होती है। एंडोमेट्रियम ही वो वॉल है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेक करती है। आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े होंगे डिटेल में, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ले आएंगे और कमेंट में लिख देना अगर चाहिए हो वीडियो पे। तो हमने क्या करना है, एंडोमेट्रियम वॉल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेक कर जाती है, ओवम भी ब्रेक करता है, तब वो जो फ्लूइड निकलता है रेड कलर का ब्लड लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय फीमेल में, उसमें एंडोमेट्रियम प्लस ओवम होता है क्रैक करा हुआ। आगे सुनिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको कहता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, इट इज द सिंपल ओपनिंग, वेजाइना इज द अनदर ट्यूब लाइक, तो ये दोनों मिलते हैं। अब एक बात सुनिए, एक क्वेश्चन मैंने सुना था वर्थ कैनाल। वर्थ कैनाल क्या होती है, तो वर्थ कैनाल होती है सर्वाइकल कैनाल। कैनाल एक रास्ते को कहते हैं जो दोनों तरफ से ओपन हो, तो सर्विक्स की जो कैनाल है उसी का नाम होता है सर्वाइकल कैनाल। और प्लस वेजाइना, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेबी का जो बर्थ होता है वो इसी रास्ते के थ्रू होता है, यानी डिलीवरी जो होती है बेबी की, मैच्योर डिलीवरी आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड, वो इसी रास्ते के थ्रू बेबी क्या होता है, डिलीवर होता है। गेटिंग, यही वो ओपनिंग है थ्रू विच मेल गैमीट्स आर ट्रांसफर्ड। मेल गैमीट इसी रास्ते के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं फीमेल बॉडी में। हद से ज्यादा बात हो चुकी है। ओवरी के लिए मैंने कहा था कि पीछे मैंने इसी वीडियो में बात की है, आप जाकर के उसको देख लें, या देखते हुए आ रहे हैं तो फिर बात ही खत्म है गई ना है। हाँ भैया, बात खत्म है गई। इतना देखो लल्ला बेटे छोटे बारे कत्थई नारंगी तोतैया बैगनी मल्टीपल फिजन कह रहा है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है सुन लें, ये एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोअन है। दूसरी बात, ये मलेरियल पैरासाइट है, क्योंकि इससे क्या होती है, मलेरिया होती है। प्लाज्मोडियम खुद नहीं चलता है, इसका एक वेक्टर होता है जो इसे लेके चलता है, उसका नाम क्या है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो वेक्टर होता है। तो ये प्लाज्मोडियम की बात की गई थी। यहां पर ये जो वॉल है इसको सिस्ट कहते हैं। ये कहां प्रोटेक्ट करती है, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है प्लाज्मोडियम को। आप देख रहे हो ढेरों प्लाज्मोडियम है। मल्टीपल फिजन का, मल्टीपल का क्या मतलब है, बहुत सारे। बाइनरी का मतलब टूट के 2 बनाए। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये बॉल यहां से क्रैक कर जाएगी और सारे प्लाज्मोडियम फ्री होकर जिंग 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 घूमते फिर रहे होंगे। इनको लेके कौन चलेगा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो। अगला जो हमारे पास डायग्राम है वो कहां से आ रखा है, हेरिडिटी से आया हुआ है बच्चे। कह रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। सबसे पहली बात तो ये सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है। जब भी आप सिंगल कैरेक्टर की इनहेरिटेंस या हेरिडिटी पढ़ रहे होते हैं तो उस क्रॉस को क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें क्या क्या दिखाया, जैसे इसमें दिखाया है कि वायलेट फ्लावर है इसके पास, वायलेट फ्लावर है प्लांट के पास, ये पेरेंट है, पी फॉर पेरेंट। और इसके पास कौन सा फ्लावर है, वाइट फ्लावर है, वाइट फ्लावर है। तो पेरेंट के बाद जो जनरेशन आती है उसे, जस्ट बाद जो आती है उसे क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। यहां हमने देखा कि वायलेट कलर शो हो गया, यानी वायलेट कलर कैसा रहा होगा बेटा, वायलेट कलर कैसा रहा होगा, डोमिनेंट रहा होगा। और वाइट कैसा रहा होगा, रेसेसिव रहा होगा। उसके बाद जब हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं, या सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो हमको 4 इंडिविजुअल मिले। इनका रेशियो क्या है, देखो 3 तो एक जैसे हैं और एक अकेला एक जैसा है, तो 3:1 इज द रेशियो। इट इज द फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। इस बात पे थोड़ा ध्यान दें भाई, कई बार जीनोटिपिक रेशियो भी पूछा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। क्या पूछा जाता है, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो अगर पूछ लिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे, 1:2:1। ये मैंने पूरी बात की है। तो पेरेंट आएंगे, फिर F1 जनरेशन, फिर कौन सी आएगी,
F2 जनरेशन आएगी। बेटा F1 जनरेशन का जब भी रेशियो पूछे तो आप कहना 1:1, 1:1 हमेशा F1 जनरेशन। F2 जनरेशन का पूछे तो आप क्या कहोगे कि भैया फिनोटिपिक बताऊं कि जीनोटिपिक बताऊं? फिनोटिपिक बताऊं तो 3:1, क्योंकि 3 फूल वायलेट है और एक कैसा है, वाइट है। जीनोटिपिक पूछे तो 1:2:1। अब इसका रीजन सुन लो, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है, आपको पता है इसमें एक जो होता है वो कंप्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट होता है। मैं कलर को लेके कर लेता हूं, हाइट को लेके नहीं। कलर में मैंने क्या मान लिया, इस पेरेंट को मानना पड़ेगी ना, पहले तो पेरेंट का मान लो मैंने कैपिटल वी माना था, तो ये क्या हो गया होगा व्हाइट वाला, स्मॉल वी। तो ये वाला क्या रहेगा, कैपिटल बी। अरे भैया कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा झगड़ा है। कैपिटल बी हो गया। दो कैसे होंगे, कैपिटल बी, और ये कैसा होगा, स्मॉल बी। इसको कहते हैं होमोजाइगस। होमो मतलब सेम, अंकल का टीवी डब्बा है, अंकल का टीवी डब्बा। होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और जो बाकी की बात बच गई एक, उसको क्या कहते हैं, ये रेसेसिव है, पर कैसा है, सेम, होमोजाइगस रेसेसिव। मैं डिफाइन भी कर देता हूं, अ क्रॉस इन विच ओनली सिंगल करेक्टर इनहेरिटेंस और हेरिडिटी इज स्टडीड और ऑब्जर्व्ड, सच अ क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें एक करेक्टर की इनहेरिटेंस या हेरिडिटी हम पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस क्रॉस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आगे चलिए, अगला हमको मिल गया डायहाइब्रिड क्रॉस। आई होप इसके बाद हमने कवर करना है, बस 1-2 स्लाइड का बात और रह गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बता रहे हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस किसके लिए होता है भाई, 2 करेक्टर के लिए होता है। पहली बात तो ये सुनो, 2 करेक्टर, ठीक। अगली बात सुनेंगे, यहां पर इन्होंने सीड को कहा राउंड और ग्रीन, ये है रिंकल्ड और येलो, ये एक अलग तरीके का क्रॉस करके दिखाया हुआ है। फिर F1 जनरेशन आ गई है, उसके बाद F1 जनरेशन की क्या हो गई, यहां पर सेल्फ क्रॉस हो गई है, सेल्फ क्रॉस या सेल्फिंग हो गई। तो टोटल इंडिविजुअल हमें यहां पर मिल गए हैं, जो कितने होते हैं, 16। अब डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। नंबर 1, स्टडी ऑफ 2 करेक्टर्स, स्टडी ऑफ कितने करेक्टर्स, 2 करेक्टर्स। दूसरी बात सुनिए, F1 जनरेशन का रेशियो, F1 जनरेशन का रेशियो क्या रहता है भैया, कलर बदल के बताइयो सर जी, कलर बदल के, तो 1:1:1:1। F1 जनरेशन की बात कर रहा हूं, आप गलती नहीं करके आना बिल्कुल भी। तीसरी बात सुनिए, F2 जनरेशन रेशियो, F2 जनरेशन के रेशियो की बात करेंगे अगर हम, तो वो क्या होने वाली है, इस तरीके से देखें, यहां 2 केस बने, एक तो बना फिनोटिपिक रेशियो, और एक क्या बना, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो कैसा हो जाएगा भाई डायहाइब्रिड क्रॉस का, वो भी F2 जनरेशन के लिए फिनोटिपिक का मतलब होता है जो करेक्टर आंखों से दिखाई दे, जीनोटिपिक जो उनका जीनोटाइप हो, जो उनके अंदर छुपी हुई बात है जो दिखती नहीं है अमूमन, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया बच्चों 9:3:3:1, ठीक है। आपसे डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो ही पूछा जाता है, जीनोटिपिक नहीं पूछा जाता है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ बहाने बना रहे हो, आता भी है, तुम बता दे रहे हैं, लो हमें क्या है, हम तो सब पूछ लो, हमें कुछ नहीं है ना, कोई गरज नहीं है भैया, सुन लो फिर। 1:2:1, 2:2:4, 1:2:1। आ गया मजा। अब देखो सुनो, ट्रिक भी हम ही बताएंगे आपके जो है नैया पार लगाने के लिए। 121, 224, 121, 1 to 1 की मल्टीप्लाई 2 से करो, निकल आएगा 1 to 1 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2, 2 2 जब 2 121, 224, 121। तो हमने क्या देखा, जीनोटिपिक रेशियो जनरली नहीं आता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। मेनली क्या पूछा जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का, फिनोटिपिक रेशियो, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं। ये मैंने लिख दिया था जीनोटिपिक रेशियो और ये लिख दिया था फिनोटिपिक रेशियो। F2 F1 का ध्यान रखना, हालांकि मैं अपनी बात सही से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। F1 जनरली नहीं पूछता है, F2 पूछता है।
फिर भी आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आंखें खोल के तब जवाब देना है, गलती नहीं होगी। ठीक, आगे चल रहे हैं। ये डायबिट क्रॉस की कहानी हो गई। अब इस पे एक क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन कैसे आता है बायोलॉजी में ना, जितने न्यूमेरिकल आते हैं बायोलॉजी में, कौन कह रहा है? एक तो ऐसे आता है कि वो 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एक इस पे आता है डायबिट क्रॉस पे। न्यूमेरिकल की वीडियो अगर चाहते हैं तो भैया पहले तो लाइक दबाना, उसके बाद नीचे कमेंट में लिख के जाना। बार बार वीडियो आए, 3-4 दिन हम आपके साथ लगे रहे, तो लाइक वाइक जरा करते रहो। है सर बोले आपको 50 लाइक का, अगर नहीं हुआ टारगेट पूरा समझ लें, फिर आप हम हेल्प नहीं करेंगे फिर आपकी। ठीक है, अब सुन लो। अच्छा, एक क्वेश्चन मान लो। क्वेश्चन कैसे आया कि एक डायहाइब्रिड क्रॉस हो रहा था, उसमें जो टोटल इंडिविजुअल निकले, क्या हो रहा था? डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ, एक डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ, उसमें F2 जनरेशन में टोटल सीड जो बने वो कितने बने? 1200 सीड बने। सुनते जाना, 1200 सीड में सर मुझे ये बताओ रिंकल्ड और ग्रीन सीड कितने होंगे? रिंकल्ड और ग्रीन सीड कितने होंगे? अब बच्चा फंस गया, बोला ऐसे कैसे बता दूं मैं, लेकिन मुझे रेशियो पता था 9:3:3:1। अब मैं इसको तभी तो कर सकता हूं जब मुझे पता हो कि इस रेशियो का मतलब क्या है। बच्चे मैं लिख रहा हूं, इस 9 का मतलब है कि सीड कैसे हैं? राउंड एंड येलो। इस 3 का मतलब है सीड कैसे हैं? राउंड एंड ग्रीन। इस वाले 3 का मतलब है सीड कैसे हैं? रिंकल्ड एंड येलो। और इस 1 का क्या मतलब है? सीड कैसे हैं? रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब कुछ बच्चे परेशान हो गए, वो कैसे याद रखूंगा? ट्रिक भी तो हम ही बताएंगे, इधर देखते रहोगे तो ट्रिक बताएंगे। ध्यान से देखो, अगर आप वीडियो देख के थक गए, अब लग रहा होगा अरे आप बहुत पढ़ लिया आज, डीप ब्रेथ लीजिए, 5 बार डीप ब्रेथ लीजिए, आप देखेंगे आपका ब्रेन दोबारा से ओपन हो जाएगा। 1-2 बार आइज क्लोज कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जो पहले एग्जाम में आ गए। सुनिए, यहां ध्यान से देखना, ये बड़ा नंबर है, यहां दोनों करेक्टर डोमिनेंट हैं, राउंड भी येलो भी, क्योंकि राउंड का जो है रिंकल्ड होता है रेसेसिव और येलो का ग्रीन होता है। यहां 1 दे रखा है, यहां पे दोनों कैसे करेक्टर है? रेसेसिव, रिंकल्ड भी रेसेसिव, ग्रीन भी रेसेसिव। लेकिन ये जो 3-3 दे रखे हैं, 3-3 जो लिखा है, इसमें एक करेक्टर डोमिनेंट है। जैसे यहां राउंड डोमिनेंट है, ग्रीन क्या है? रेसेसिव। राउंड डोमिनेंट है, ग्रीन कैसा है? रेसेसिव। यहां पर रिंकल्ड रेसेसिव और येलो कैसा है? डोमिनेंट। तो एक डोमिनेंट एक रेसेसिव के लिए ये दोनों आ जाती हैं, दोनों डोमिनेंट के लिए 9 और दोनों रेसेसिव के लिए 1। सर क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि रिंकल्ड ग्रीन सीड कितने होंगे, तो मैं आ रहा हूं ना। रिंकल्ड भी क्या है? रेसेसिव करेक्टर है, और ग्रीन भी क्या है? रेसेसिव। और दोनों रेसेसिव कंडीशन कौन सी होती हैं? ये वाली 1। तो प्रोबेबिलिटी का खेल है यहां पे। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? टोटल कितने हैं गिनना भाई? 9, 1 10, 3 13 और 3 16। तो टोटल अगर 16 सीड में देखूं तो उसमें से कोई एक क्या होगा? रिंकल्ड भी होगा, ग्रीन भी होगा। प्रोबेबिलिटी क्या निकली? यहां देख लो सॉल्यूशन, 1/16, यानी टोटल 16 में से कितना होगा? एक ऐसा होगा जो ग्रीन भी है और रिंकल्ड भी है। लेकिन मुझे निकालना है 1/16 ऑफ 1200। 1200 में से आप अच्छे बच्चे हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे या ये भी मेरे से कराएंगे। 4 4 जा 4 3 जा 4 7 जा 4 5 जा, आंसर आ गया 75 सीड। कैसे हो जाएंगे भैया? रिंकल्ड और ग्रीन हो जाएंगे। 75 सीड आउट ऑफ 1200। इसको देख ले एक बार, 4 4 जा 4 3 जा 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो मैंने अपनी बात कह दी है, मुझे लगता है आपको पता चल गया, आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। अगर लगा है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले भैया, होली नजदीक है और इस समय बोर्ड भी होली के कलर से कम नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत सारे कलर यूज हो गए। 2 बातें और मैंने करनी है आपके साथ, इन्वायरमेंट पे हम पहुंच रहे हैं बस। एक ये सुन लीजिए सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में क्या कहा गया है? यहां पर हमें ह्यूमन का पढ़ाया हुआ है। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन सा होता है? XX और XY टाइप होता है। XY इसमें से कौन होगा? देखें XY कौन होगा? मेल। तो मेल के पास पॉसिबिलिटी क्या है कि मेल का जो स्पर्म है ना, गैमीट, उसमें X क्रोमोसोम भी आ सकता है और Y भी आ सकता है। और प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 50% की, यानी कि 1/2 की। अरे भाई या तो ये या तो ये, तो 100% में 2 ही लोग तो हैं। फीमेल के पास दोनों सेट एक जैसे हैं,
सेक्स क्रोमोसोम जो है दोनों वो एक जैसे एक्स, तो फीमेल के पास हमेशा ही एक्स आएगा और कोई चॉइस ही नहीं है। अब आपने देखा होगा, गांव वगैरह में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, या अपने आसपास पक्की बातें देखा होगा कि कुछ जो एकदम ना बेकार से लोग होते हैं, जिनके पास दिमाग नहीं होता है, फालतू लोग, वो क्या कहते हैं, लड़की हो गई इसके लिए कौन जिम्मेदार है, फीमेल जिम्मेदार है। फीमेल को जिम्मेदार बताते हैं लड़की और लड़के के लिए, पर एक्चुअली आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप मेरे सामने देख लो, फीमेल का तो रोल ही नहीं है भाई, फीमेल के पास चॉइस ही नहीं है, वो कैसे फ्लिप कर देगी मेल या फीमेल। यहां पर दोनों एक्स क्रोमोसोम है, उसके पास चॉइस नहीं है, चेंज जो कर रहा है वो कौन कर सकता है, मेल, और मेल भी नहीं कर सकता, मेल में होता है, मेल अपनी मर्जी से थोड़ी चाहेगा कि मेरे स्पर्म में एक्स चला जाए या वाई चला जाए, इट इज अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी, चांस की बात है कि एक्स जाएगा कि वाई जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में अक्सर पूछता है, बोर्ड पता है इस पे एक क्वेश्चन बनाता है ऐसा ही 3 नंबर का या 2 नंबर का, वो कहता है व्हाट डू यू थिंक आइदर मेल और फीमेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ बेबी गर्ल और फॉर अ बेबी बॉय, लड़का या लड़की के लिए कौन जिम्मेदार है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात तो फीमेल जिम्मेदार नहीं है, और दूसरी बात मेल भी जिम्मेदार नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ चांस। हाँ, जो प्रोबेबिलिटी है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो करता कौन है, होता किसकी वजह से है, ये सेंटेंस सही रहा, सेक्स डिटर्मिनेशन मेल की वजह से, मेल की वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ मेल, बट नॉट ड्यू टू, बट नॉट बाय फीमेल, फीमेल की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है, ये मेल की वजह से होता है, क्योंकि उसके क्रोमोसोम अलग अलग हैं। तो अब हमने देख लिया, जैसे इसके दो बातें इसकी हो गई, देखना डिटर्मिनेशन होगा कैसे। मैंने यहां पे मान लिया एक बार फीमेल के गैमीट में एक्स और दूसरी बार भी एक्स आया, पर मेल के गैमीट में एक बार एक्स आया एक बार वाई आया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, चक्कर बोर्ड बन गया, पुनेट स्क्वायर बन गया। कैसे लिखते हैं, एक्स और एक्स, तो इस बॉक्स में आएगा एक्स एक्स, एक्स और यहां से वाई तो एक्स वाई, यहां से एक्स और यहां से एक्स, यहां से एक्स और यहां से वाई। आप देख रहे हैं 4 में से 2 एक्स एक्स आ रहे हैं, 2 वाई वाई, मतलब 50% का ही चांस चलता है। क्वेश्चन अगर एमसीक्यू आता है, हु डिसाइड्स दी सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल पर डिपेंड करेगा फीमेल पर, ह्यूमन में तो वो मेल पर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। आई थिंक वी शुड मूव फर्दर, हमें आगे बढ़ना चाहिए। भाई एक चीज और तैयार कर लेना, इन्वायरमेंट पे जो बेस्ड होता है ना, इन्वायरमेंट बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंट बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें हम क्या पढ़ते थे, लिजार्ड का पढ़ते हैं ना, लिजार्ड का और टर्टल का, उसको एक बार जरूर आप पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होती है। मेल में हाई टेम्परेचर से मेल बनता है एक में, और एक में हाई टेम्परेचर से फीमेल बनता है। प्लीज इसको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा दिल कहता है कि ये आने वाला है। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाक से लीजिए। असी जा रहे हैं, असी अगले पे आ रहे हैं, असी कितों देख रहे हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था होलोजोइक होता है, क्योंकि ये फूड को एनगल्फ कर लेता है। देखिए ये अमीबा है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल, धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर बने, इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स या झूठा, और पोडिया का मतलब क्या होता है, पैर या फीट। तो फॉल्स फीट, सूडोपोडिया की जो सेंस निकल के आई वो क्या निकली, फॉल्स फीट। आगे देखेंगे, जैसे ही फूड पार्टिकल एनगल्फ होता है, यहां बन जाता है फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल पे कौन फंक्शन करते हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम, और फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। अमीबा के पास बेटे एक और वैक्यूल होता है जिसे कहते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। 2000 मेरे ख्याल से 21 में ये क्वेश्चन आया था कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है अमीबा के अंदर। तो इसके बेटे 2 फंक्शन होते हैं, एक होती है ऑस्मो रेगुलेशन, और दूसरा काम होता है बच्चे इसका एक्सक्रीशन। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करेगा, अमीबा के एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में, वेयर एज फूड वैक्यूल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन केस ऑफ अमीबा। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन पुट अ क्लिक ऑन योर फोन एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आगे चलता हूं अगले डायग्राम पे। भाई आगे हमारा अगला आ गया है क्या, ये एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट 5 नंबर का चैप्टर आ रहा है, आप सब जानते हैं। बायो कितनी की आ रही है, बोलो। बायो आ रही है 30 नंबर की, और इसमें से 5 नंबर का क्या है, पूरा और एनवायरनमेंट है। आप अगर बचपन में ईवीएस पढ़ के आए हो तो ऐसे समझ लो, एनवायरनमेंट से तो नंबर मत कटने देना प्लीज। हमारी पारी हो रही है, पार्टी तभी होगी जब आप अच्छा करके आओगे एग्जाम में, नहीं तो पार्टी वार्टी नहीं, पार्टा हो जाएगा घर पे आते ही।
ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? इट इज द फंक्शनल लेवल, ये फंक्शनल लेवल है। इसके बारे में एक बात और सुने, नॉट लिंक्ड और अटैच्ड विद एनी, नॉट लिंक्ड और अटैच्ड विद एनी ऑर्गेनिज्म। ये ट्रॉफिक लेवल किसी ऑर्गेनिज्म से चिपका हुआ नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कई बार प्राइमरी कंज्यूमर में प्रोड्यूसर क्या होंगे, पहले तो ये पढ़ो, अभी समझ में आएगी बात। प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट। प्लांट के अलावा कौन है भैया? एल्गी। गुरुजी ये तो अच्छी बात बताई, और सुनो ना, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करें, दे हैव क्लोरोफिल एंड हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड, और ये सब ऑटोट्रॉफ होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जो इनको खाते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर में सारे लोग आ गए जितने हर्बीवोर हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आ गए बेटा? हर्बीवोर। पर मेरी नज़र से कौन छूट जाता है? नज़र की बात है कि नज़र से नज़र लग रही है, वो क्या है? जू प्लैंक्टन। लेकिन जू प्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर है कहाँ? एक्वेटिक बॉडी में। जैसे प्रोटोजोआ या फाइटोप्लैंक्टन भी होते हैं यहाँ पर। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर होते हैं, है ना, एक्वेटिक सिस्टम में। तो फाइटोप्लैंक्टन को कौन कंज्यूम करते हैं? जू प्लैंक्टन कंज्यूम करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर होते हैं। आगे चलेंगे अगली वाली बात पे, अगली वाली ट्रेन में। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं। गेटिंग? टर्शरी कंज्यूमर जो होते हैं इनको हम टॉप कार्निवोर कहते हैं। ओ मैकी, टॉप कार्निवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या कहते हैं? कार्निवोर। ओए मैकी, ओए। और प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कहते हैं? हर्बीवोर। और प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर तो प्लांट होते हैं ना सर, ऑटोट्रॉफ होते हैं ना सर, 1% सनलाइट लेते हैं ना सर। क्या कहा जी? 10% लॉ जो होता है पूरी फूड चेन में लागू होता है, लेकिन कहाँ लागू नहीं होता है? वो है कि प्लांट सनलाइट कितना यूज कर रहे हैं। तो प्लांट सनलाइट यूज करते हैं कितना? सिर्फ 1%। प्लांट सन की 1% एनर्जी यूज करके फूड बनाते हैं। ये बात हमें देखना है। नहीं कहीं नहीं गए भाई, इधर को देख लें जरा। एक कॉल था और फोन हमसे दूर था, तो हमने क्या किया, उसको हमने सुला दिया। हमने कहा कि अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बच्चा लोग पढ़ रहा है एकदम, तुम डिस्टर्ब नहीं करें हमको, इधर आइए। तो हम बात कर रहे थे बच्चे, इसकी बात ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे थे। आगे चलते हैं अगले डायग्राम पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। साइलेंट करना वो रह गया था आज, तो वो बच के दिखा रहा है। आगे चलेंगे। दिस इज द डायग्राम, और मुझे लगता है ये लास्ट डायग्राम है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डील आपके साथ कर चुका हूं। जैसे मैंने कहा था कि ये था F2 जनरेशन का, क्या F2 जनरेशन का रेशियो था, वो भी फिनोटिपिक रेशियो था। क्या था? फिनोटिपिक रेशियो। और वो किसका था? F2 जनरेशन का था। और कौन से क्रॉस में था? डायहाइब्रिड क्रॉस में था। डायहाइब्रिड क्रॉस में था, ठीक। तो टोटल कितने निकले थे? 16। अब उसने कहा मान लो ऐसे ऐसे करके आया हुआ, टोटल सीड कितने आ गए? 5, 5, 6। आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ प्रूफ दे रहा हूं, ध्यान से देखना प्रूफ। जैसे राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट हैं, तो 9 हो गया। पहले केस को सुनो, 9/16 ऑफ 5, 5, 6। आप इसको सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे केस में हमने क्या किया? 3/16 ऑफ 5, 5, 6। फिर तीसरे केस में हमने क्या किया होगा? 3/16 इंटू 5, 5, 6। और फोर्थ केस में हमने क्या किया होगा? 1/16 इंटू 5, 5, 6। और ये नाम अगर मैं इसको दूं, इसको मैं क्या नाम दूं? नहीं प्यार को नहीं बे, तुम्हारा दिमाग अलग ही चल रहा है। ये है राउंड एंड रिंकल्ड की बात। अरे मैं यहां से एरो लगा सकता हूं। ये है राउंड और ग्रीन की बात, ये रिंकल्ड येलो की बात, और ये रिंकल्ड ग्रीन की बात। एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं आएंगी यहाँ पे, ध्यान देना। हम प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, पूरा सीड थोड़ी गिन लेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतनी ही वैल्यू आ जाएंगी आपके पास। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास डायग्राम को लेकर के बात हो गई। इससे पहले भी एक पार्ट बना चुका हूं, आप मुझे लगता है जी, तो ये बात खत्म हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कौन कौन से डायग्राम है। आज हमने जो बात की है वो बात की यहां से, भैया चल जा। आज हमने बात की थी सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट शुरू कहां से हुआ था बच्चों? यहां से शुरू हुआ था, हार्मोन से, यहां से। ठीक, इससे पहले की बात भी आप सुन लो मेरे साथ, मैं इधर से दिखा सकता हूं आपको।
इससे पहले के भी छोड़ना नहीं है डायग्राम, जैसे ये वाले डायग्राम थे, ये वाला, ये सब डायग्राम ये फर्स्ट पार्ट में आ चुके हैं। तो आप क्या करें, फौरन से पहले जाएं, फौरन से पहले नीचे चैनल पे जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट ढूंढें, क्लास 10th प्रिपरेशन की बूस्ट अप सीरीज नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट है, और जा करके वहाँ से वीडियो ले लें और सारी वीडियो थॉरोली देखें। जितना डायग्राम हो सकता था बायोलॉजी में सिर्फ 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकर के या फिर बोर्ड के PYQs लेकर के। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आए और पूरी साइंस कुछ वीडियो में आपको NPC एजुकेशन अब की टीम करा दें, आपके सर लोग करा दें, सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि सर हमें वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ चेंज चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को एंड करूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।